बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाजिया नैयर और मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? थैंक यू शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। एवरीथिंग इज़ फाइन, शुक्र अल्लाह इज़्ज़ात का। बस सर्दी है थोड़ी, लेकिन पाकिस्तान से कम सर्दी। आपके हालात ज़्यादा ज़्यादा मेरा ख्याल है सर्दी का शिकार। सर्दी साजिद साहब इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क में गैस की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। दिन के टाइम में गैस बिल्कुल नहीं आती है और लोग जो हैं वो रात को कभी 1 बजे, कभी 2 बजे और कभी फजर के टाइम पे खाना बना रहे होते हैं पूरे दिन के लिए। तो इसलिए भी सर्दी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। तो आपके पास माशाल्लाह से सहूलतें काफ़ी हैं, तो सर्दी ज़रा कम नहीं महसूस शाजिया, होती है। मेरा इशारा असल में इमरान खान साहब की ठंड, उनको सर्दी ज़्यादा लग रही है। इस वजह से जो उनकी कल स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल ही इस तरह लगता है कि वो ठंड का शिकार थी, सर्द मोरी का शिकार थे। खौफ लग रहा था, उसमें से कई इशारे निकल रहे हैं, कई उस पर तबसरे हो रहे हैं, लेकिन इट वॉज मायूस कुन मेरे ख्याल में। बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करने का भी पहला सवाल यही था कि मैं आपसे सबसे पहला सवाल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने कल एक अपना खिताब किया जिसमें ये कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं इंतहाई खतरनाक हो जाऊंगा। अभी तो मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, कमरे में हूँ, बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ सारा तमाशा, और अगर मैं सड़कों पर आ गया तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो आज हुई, वो शहजाद अकबर साहब मुशीर एहतसाब जो है उनकी तरफ से इस्तीफा आ गया। अंदर की खबर ये है कि उनको एक इजलास में बुलाकर कहा गया था कि आप खुद से रिजाइन कर दें, नहीं तो आपको हमारी तरफ से अहकामात मिल जाएंगे। आज उन्होंने रिजाइन कर दिया और साथ साथ वजीर आजम साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि शहजाद अकबर साहब क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाए इसलिए उनका रिजिग्नेशन आया है। 3 सालों में, 3.5 सालों में शहजाद अकबर साहब ने जितना भी एहतसाब के हवाले से बातें की आपके सामने हैं। तो अगर 3.5 साल के परफॉर्मेंस ये है कि वो डिलीवर नहीं कर सके हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि हुकूमत ने क्या डिलीवर किया और शहजाद अकबर साहब की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि FIA, एहतसाब सब उनके पास था, एक पूरा डिपार्टमेंट, और FIA में एक पूरा जो रिकवरी सेल भी बनाया गया था जिसको शहजाद अकबर साहब ही हेड कर रहे थे। जी देखिए, मैं आज शुरू करना चाहूँगा एक शेर से। वो शेर इस तरह है: तुमसे पहले जो एक शख्स तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये दो चार चीज़ें मैं शुरू ये करना चाहूँगा कि खान साहब मिस इन्फॉर्म्ड। जिस तरह एक दरबारी किस्म की जो इस वक्त हुकूमत हो रही है, जिसके इशारे कई जवाद साहब इनके दोस्त जो टर्की में बैठे, उन्होंने भी कहा है कि दरबार लगता है और दरबारी कसीदे और वहाँ पे अपने इनके गीत गाते हैं इनकी अच्छी गवर्नेंस के। और बिल्कुल इसी तरीके से खान साहब ने उसी हवाले से ये धमकी दी है ये कि मैं सड़कों पे निकला तो क्या होगा। तो उसमें दरअसल खान साहब वॉज इल इन्फॉर्म्ड। उनको ये नहीं पता कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव में है। पॉपुलैरिटी वो लूज कर चुके हैं, अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लूज कर चुके हैं। तो खान साहब ने इस तरह की धमकी दी। कुछ ये भी लोग कहते हैं कि उन्होंने अपोजिशन को धमकी नहीं दी, उन्होंने अपने लाने वालों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन खान साहब आपके साथ फरिश्ते बैठेंगे जाके सड़कों पे, आपके साथ रोबोट आएंगे, आपके साथ आपके MNA MP तो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो आपने जो धमकी दी है, आप अवाम किस तरह इकट्ठे करेंगे? अवाम बेचारे तो महंगाई और करप्शन के नीचे इतने दब चुके हैं कि उनके पास सोचने की सलाहियत नहीं रही, वो आपके साथ सड़कों पे किस तरह आएंगे? आपको खान साहब को सोचना चाहिए था कि एक ऐसे सूबे से उन्होंने इलेक्शन लूज किया है KPK में, जहां वो तकरीबन 8 साल 9 साल से हुकूमत में इन्वॉल्व थे। खान साहब आप किन लोगों की बात कर रहे हैं आपके साथ सड़कों पे आएंगे? खान साहब को ये नहीं पता कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, हर जिमनी इलेक्शन हार चुके हैं वो। साजिद साहब, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि मियांवाली में कल PTI के MNA को मारा गया है अवाम की तरफ से। ये भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आम आवाम उनके ऑफिस में घुसी है और उनको घसीटते हुए बाहर लेकर आई है और बहुत ज्यादा मारपीट हुई है वहां पर। वो अकेले थे और अवाम का एक पूरा झमघट्टा था जो वहां पर जमा था।
और शाजिया बिल्कुल, मियाँ वाली एक ऐसा जिला था, खान साहब एक बड़ा अरसा एक वाहिद सीट से जीतते थे और वो मियाँ वाली से जीतते थे। अगर वहां जी से और बिल्कुल। केपीके में और हर जिमनी इलेक्शन में अगर इलेक्शन हार चुके हैं तो खान साहब आपके साथ सड़कों पे कौन होगा? आपके साथ तो अपने आपके वजीर भी नहीं होंगे। मैंने अगले दिन एक ग्रुप की डिस्कशन सुनी है, वो कोशिश कर रहे थे लिस्ट बनाने की, अगर खान साहब निकलते हैं तो इनके साथ कितने वजीर खड़े होंगे, और 3-4 नामों से ज्यादा नाम नहीं मौजूद थे। तो खान साहब अब किन लोगों को, रोबोट्स को लेकर सड़कों पे आएंगे? आपने ये जो धमकी दी है ये किन बेसिस पे दी है? आज सारा जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान देख रहा है, वो पहले वो कहते थे मुझे क्यों निकाला गया, और अब कहा जा रहा है कि अगर मैं निकाला गया। अब ये उस मूवी का, ये उसका ये पहली मूवी का दूसरा पार्ट था, पार्ट 2 आ रहा अभी है। तीसरा पार्ट, बिल्कुल अगला पार्ट आने वाला है। लेकिन अफसोस के साथ अगर इन्होंने धमकी अपोजिशन के दी है तो अपोजिशन तो पहले ही कमजोर तरीन अपोजिशन इसको मैं समझूंगा, बिल्कुल। जो कि कुछ भी नहीं कर सकी पिछले 3-3.5 सालों में। और उसके बाद अगर इन्होंने धमकी अपने लाने वालों को दी है तो लाने वालों के पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, उनके पास भी पाकिस्तान का कोई हल नजर नहीं आता। जो भी फार्मूले, आप सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, आप बूरी गवर्नमेंट की बातें, तो ये लोग जो उनको चलाएंगे इस गवर्नमेंट को फरिश्ते होंगे? अगर ये इन्हीं मौजूदा सेटअप के इन्हीं हालात में यही इस लल्ले तरल्ले के मांगे करप्ट लोगों के बच्चे, उनके कजन अगर यही आके करेंगे तो फिर तो पाकिस्तान, मेरा मकसद फिर मजीद नेगेटिव जाएगा। आपकी इस वक्त इंटरनेशनल रिप्यूट इतनी खराब है कि आप हर बंदा आपसे आपको डबल, वॉशिंगटन डीसी तो आपको डबल गेमर समझता है कि आप कभी भी पैसे लेने वालों से अपने इत्तेहादियों के साथ कभी मुखलस नहीं रहे। ये आपकी पिक्चर है वॉशिंगटन डीसी में। दूसरा, आपके ऊपर सबसे बड़ा ब्लेम है कि आपकी करप्शन की स्टोरियां जो हैं इस वक्त वो आप एक करप्ट और डबल गेमर मशहूर हैं। और जब तक आप इन दोनों चीजों को आप ठीक नहीं करेंगे, आपके पासपोर्ट की इज्जत आपने देख ली है, आपका शुमार सोमालिया, आपके पासपोर्ट की इज्जत इराक, आपके पासपोर्ट की इज्जत लीबिया जैसे मुल्कों के साथ कंपेयर की जाती। तो जब तक आप ये डबल गेमर और करप्शन को और अकाउंटेबिलिटी को, सजा जजा का जब तक आप सिस्टम रिस्टोर नहीं करेंगे या इसको मुतारफ नहीं कराएंगे, आप इसी तरीके से दुनिया में दर बदर होते रहेंगे। कभी IMF के दरवाजे पे नाक रगड़ रहे हैं, कभी चाइना जाके उनसे माफिया मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, कभी कहीं से पैसे मांग रहे हैं, कभी कुछ। तो इस वक्त हालात ये हैं, वो कहते हैं जब शिप डूबने की बात होती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। इस वक्त जो 22 MNAs की लिस्ट अय्याज सादिक साहब ने तैयार की है और वो नवाज शरीफ साहब के सामने लेके फिर रहे हैं कि वो लोग जो वो सिर्फ टिकटों की गारंटी मांगते हैं। अगर इन हालात में खान साहब का जो ये स्टेटमेंट थी, एक ऐसे हारे हुए कप्तान की, एक हारे हुए सियासतदान की एक आखिरी इल्तिजा या धमकी कह जाए, इल्तिजा तो नहीं, धमकी उन्होंने दी है, लेकिन ये आखिरी धमकी मेरे ख्याल में। और दूसरा, उसमें एक खान साहब ने खुद कन्फेस किया है कि वो आके दफ्तर में बैठे रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। इसका मकसद ये है कि वो डिलीवर तो खुद उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सका। 3-3.5 साल वो दफ्तर आके बैठ के तमाशा ही देखते रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जीरो। जो नंबर्स वो लेकर आए थे, जो उन्होंने डिस्कस करते रहे हैं कि मैंने एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दी है, वो आपके सामने है। आपके सारी जो आपने जो जितने भी आपने अदादो शुमार दिए हैं, उसका जवाब हरीम शाह ने अपनी टिकटॉक में दे दिया है कि आप क्या हैं। आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो हरीम शाह के फोन के अंदर मौजूद है। आपके हालात ये हैं खान साहब, आप प्लीज ये जो चूरन है आप इस तरह कीजिएगा, इसके बाद लंदन में बेचिएगा जाके। अब ये कौम मजीद जो है वो आपकी बातों पे यकीन ना करती है, ना कर रही है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले शेख रशीद साहब ने जो बिल्कुल एक ऐसी स्टेटमेंट देकर आपकी हुकूमत को उन्होंने मुतनाज़ा कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो हाथ इमरान खान के हाथ पे था वो अपोजिशन के गिरेबान पर जाएगा। तो जब आपके एक राइट हैंड आदमी ने कह दिया है कि आपके सर के ऊपर किसी ने हाथ रख के आपको लाए गए हैं, तो आपका 2018 का इलेक्शन तो फिर मुतनाज़ा था, आपका गवर्नमेंट में आना मुतनाज़ा बन जाता है। और उस पर उन्होंने बल्कि यहाँ तक भी कहा कि उनके ऊपर इसकी तरदीद करने के लिए बहुत प्रेशर था, लेकिन उन्होंने तरदीद इसकी नहीं की। तो ये आपके सियासी हालात हैं। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा शहजाद अकबर साहब के हवाले से। जी जी बिल्कुल। शहजाद अकबर साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर सके, लेकिन उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जितने वो करप्शन के और जितने वो पलंदे लेकर हवा में लहराते थे, कोर्ट्स में उनको वो प्रूव नहीं कर सके।
और उसके बाद उनको निकाला गया है। जिस तरह आपने कहा वो बिल्कुल बात ठीक थी। दूसरा उसकी एक वजह जो है वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में लोगों को इस वक्त पहुंच चुकी है कि उनकी और आजम खान साहब की आपस में लड़ाई भी हुई है, एक ये वजह बनी है। और लेकिन एक टोटल ये था कि खान साहब से अगर पूछा जाए तो शहजाद अकबर साहब ही नहीं सिर्फ जो ना परफॉर्म नहीं कर पाए, आपके इस वक्त 100 के करीब आपके वजीर और आपके एडवाइजर हैं, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस मुझे बताएं किस चीज की परफॉर्मेंस आपकी ठीक है। आपसे 30 किलोमीटर के दूर मरीब का हादसा हुआ, आप उसको उस पर कुछ नहीं हो रहा। आप सियालकोट में हुआ, साहिवाल की बच्ची जिसके आंखों के सामने उसके माँ बाप को मारा गया, उस पर कोई इंसाफ नहीं है। और इसमें और जिस पार्टी तहरीक इंसाफ जिसका नाम इंसाफ था, जब वो इंसाफ ही डिलीवर नहीं कर सकी तो आपके पास कोई इस वक्त मॉरल्स नहीं है, इखलाकी आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप लोगों को मजीद बेवकूफ़ बनाएं। और खान साहब ने बिल्कुल एक और बात बहुत गलत कही है। खान साहब ने कहा कि ना सिर्फ मैं ये टर्म पूरी करूंगा, मैं अगली टर्म। वो आप किस टर्म की बात कर रहे हैं आप? ये बादशाह थोड़ी है खान साहब, ये तो आप परफॉर्मेंस बेस आप आएंगे। अब लोग इस वक्त आलामान हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप प्रैक्टिकल आप ही के लोग कह चुके हैं कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपको पीआईए ने अगले दिन ईयू ने आपकी फिर आपको एक धचका दिया है। उन्होंने बिल्कुल उसको उसकी सेफ्टी पे उनका नॉन सेटिस्फैक्ट्री है। और जिस तरीके से पीआईए मैनेज हो रही है, इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी मैनेज हो रही है। आपके जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में आपने जो सफीर भेजे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ इंडियन लॉबी खड़ी है, आपके कई ब्लंडर उसके पीछे मौजूद हैं। आपने स्टेट डिपार्टमेंट को एतमाद में नहीं लिया। आपकी फॉरेन पॉलिसी भी फेल, इकनॉमिक पॉलिसी भी फेल और सियासी पॉलिसियाँ भी आपकी फेल। लेकिन आप मुझे बिल्कुल इस वक्त अजीब सा ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, सियासी वैक्यूम है आपकी जो अब देखिए आगे पाकिस्तान किस तरह जाता है, कौन इसको रेस्क्यू करता है, आगे लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा। आजकल जो भी लोग इस्लामाबाद के इर्द घूम रहे हैं, ये वही पुराने चेहरे हैं जिनके बारे में जिनकी स्टोरियां और जिनके केसेस पहले ही कौम के सामने हैं। अब देखें कि अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। साजिद साहब, सदारती निज़ाम की बाज़गश्त हो रही है और पहली मरतबा हो रहा है कि जो हमारे वज़रा हैं, हुकूमती वज़रा, उनमें भी ये बहस चल रही है। और वो पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में जो हुकूमती वज़रा है वो इस बहस का हिस्सा बन रहे हैं। सदारती निज़ाम पहले भी आते रहे हैं पाकिस्तान में, सब जानते हैं, लेकिन वो निज़ाम कितने कामयाब थे, उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया, मैं चाहूँगी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा आप। देखिए, पाकिस्तान ने हर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तजर्बात कर लिए हैं। मार्शल लॉ भी देख लिया आपने, गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन भी आपने देख लिए, आपने रेफरेंडम भी देख लिए, आपने हर चीज़ देख ली आपने। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, हमाद अजहर साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि हम सदारती निज़ाम के बारे में सोच रहे हैं। वो आपका सलूशन नहीं है। सदारती निज़ाम भी पाकिस्तान में अगर आपके इम्पोर्टेड लोगों ने चलाना है तो फिर वो क्या चलेगा। आपका सदारती निज़ाम अगर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, उसका भी जवाब दीजिएगा कि सदारती निज़ाम में भी इमरान खान साहब ही सदर होंगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो उनका अपना मफरूजा है, उनकी अपनी स्टोरियां हैं। ये किस तरह पॉसिबल है? खान साहब को तो इस वक्त देखें जिस तरीके से वो खान साहब की आप अपनी जो धमकी उन्होंने दी है उससे नजर आ रहा है उनकी फ्रस्ट्रेशन कि खान साहब इज ओवर। खान साहब ये मुझे ये बताएं, धमकी कौन देता है? धमकी वो देता है जो नीचे होता है, जो धमकी वो देता है जिसको खतरात नजर आ रहे होते हैं, जो फेलियर की तरफ जा रहा होता है। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर फेल हो रहे हैं तो आप प्रेसिडेंट किस तरह बनेंगे? ये किस तरह पॉसिबल है? ये तो एक बिल्कुल ही गलत बात है उनका। लेकिन वो जिस तरह तिफल तसलियां एक दूसरे में वो बैठते हैं, फिक्शन में रहना चाहते हैं, वो ऐसी बातें सोचना चाहते हैं। जिस तरह कई वजीर इस वक्त खान साहब के ये भी कहते हैं कि हम नस्लों को दुरुस्त करेंगे। नस्लों से मुराद ये है कि हम परमानेंट हैं, हम, ये मेरा मकसद है कि ये बादशाहत बन चुकी है। ये तो मफरूजे हैं, ये अपनी उनकी फिक्शन में रहना चाहते हैं तो वो रहें। लेकिन आपके इंपोर्टेड एडवाइजर और इंपोर्टेड वजीर, ये पाकिस्तान का हल नहीं है। और वो भी लोग हल नहीं है जिनकी इनकम डॉलरों पाउंडों में है और वन वे टिकट उनकी जेब में रहता है। ये मर्द मोमन मर्द मुजाहिद को पाकिस्तान के अंदर से ही आएगा जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में होगा, जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते होंगे और उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ होगा, जिसकी नज़र कनेडियन नेशनलिटी पे ना हो, जिसकी नज़र लंदन पे ना हो, वो न्यूयॉर्क ना रहना चाहता हो, ये वही इसका हल निकाल सकता है। और इस वक्त मुझे आपके जो 2-3 हज़ार लोग इस वक्त अशराफिया आपकी रूलिंग एलीट है, उनमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। अब देखें वो किस तरह होता है। और वही एक पाकिस्तान का वाहिद हल है
क्योंकि इन सब को मैं जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान की हायर एजुकेशन पे उस सिस्टम में पढ़ के आया हूँ। इनको मेजॉरिटी को मैं जानता हूँ, ये आपका हाल पाकिस्तान को बचाने की ये ना सकत रखते हैं ना विल रखते हैं। तो इसलिए अब दुआए खैर ये की जाए कि कोई पाकिस्तानी मर्द मोमन हो जो इस चीज़ का हल दे, वरना ये इम्पोर्टेड लोग जो हैं, जो लंदन बेस हैं, जो कनाडा बेस हैं, ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। ये एक अलमिया है, इसको समझना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को। मैंने अपने एक दो सेगमेंट में ये भी कहने की कोशिश की थी कि पहले जो ये तब्दीली के ख्वाहिशमंद जो मेरे बच्चे, मेरे भाई जो थे, जिन्होंने एक ख्वाब देखा था, मैं भी पीटीआई के मुतासरीन में शामिल हूँ, मैं भी दुआएं करता रहा था कि शायद तब्दीली आए, मेरे मादरे मिल्लत के दिन जो है वो पलट जाएं, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इसके बाद मैं जो हल बार बार शाजिया कहता हूँ कि अब हम लोग इनकी तरफ देखना छोड़ दें, हम अपने मुकद्दर, अपनी किस्मत के फैसले अपने हाथों में कर लें और हम खुद करें। आप अमेज़न पे जाएं, आप अली बाबा पे कारोबार करें, आप यूट्यूब पे जाएं, आप दूसरी रिसोर्सेज देखें। ये जो करप्ट लोग हैं इनका पीछा छोड़ दें। ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए डाके मारने आते हैं, डाके मार के चले जाते हैं। वी हैव टू लुक समवेयर एल्स। मेरे ख्याल में इसका वाहिद हल यही है। मैं यही कहूँगा, ये जो मेरे बच्चे, जो मेरे भाई पीटीआई के ख्वाब देखने वाले थे, इनको यही चाहिए कि अब इनको छोड़ के अपने मुकद्दर, अपनी चीज़ें खुद इनके पीछे जाने की कोशिश करें, फैसले करें अपने आप खुद। ये तो आपने देख लिया है, ये हमें दिखाया कुछ था, किया कुछ किया है। देखें कंटेनर पे इनके हालात क्या थे, आज इनके हालात क्या हैं। सिर्फ रियासत मदीना और हज़रत उमर की मिसालें एक आम आदमी के लिए हैं, लेकिन अपनी कैबिनेट के लिए नहीं है। इंसाफ या ना इंसाफ दे सके हैं, ना ये अकाउंटेबिलिटी कर सके हैं। करप्ट लोगों का टोला है। इन्होंने सिर्फ चेहरे बदले हैं। कई करप्ट लोगों के बच्चे आ गए इस कैबिनेट में। परवेज़ मुशर्रफ की कैबिनेट आ गई, कुछ ही इम्पोर्टेड लोग लेके बाहर से आए जो अपने इलाकों में काउंसलर बनने की भी सलाहियत नहीं रखते। आज वो 2-2, 3-3 महकमों के इंचार्ज हैं। यहाँ पे मैं ये कहना आखिरी बात जो थी वो शाज़िया में भूल गया था, शहजाद अकबर साहब के पोर्टफोलियो 3 थे जी। आपने कहा था वो 3 डिपार्टमेंट्स के हेड थे और इम्पोर्टेड थे। वो अल्टीमेटली वापस लंदन में जाके अपनी जॉब करेंगे। ये पाकिस्तानियों के मुंह पे एक तमाचा है कि लोग इंपोर्ट करके लाए जाते हैं, हमारी कौम का खून पसीना, हमारी मादरे मिलत के कपड़े फाड़ कर वापस अपने मुल्कों में चले जाते हैं। ये एक ट्रेजिडी है और ये मजाक बंद होना चाहिए। अच्छा साजिद साहब, मैं यूक्रेन और रूस के हवाले से बात करना चाहूंगी कि दोनों की दरमियान जो चपकिलिश चल रही है, क्या आज के दौर में ऐसा मुमकिन है जहां अक़वाम मुत्तहिदा का ऐसा चार्टर भी मौजूद हो कि अब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अगर इस किस्म की कशीदगी चल रही है तो ये इस खत्ते के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक फेल एजेंसी है, एक फेल डिपार्टमेंट है जिसको अमेरिका फंड करता है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो चार्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी चार्टर की मौजूदगी में इराक को तबाह किया गया, उसी चार्टर की मौजूदगी में 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका ने गुजारे, उसी चार्टर के होते हुए लीबिया को तबाह किया गया। और इस चार्टर का कोई मकसद नहीं है, इसका कोई हल मौजूद नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के बारे में इतने ज़्यादा रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन वो एक गैर फाल अदारा है। अमेरिका सिर्फ उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में ये हो रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर खराब हो चुका है। बैलेंस ऑफ पावर खराब होने का सिलसिला शुरू कब से हुआ? ये हमारे अमेरिका के एक कमज़ोर सदर बराक ओबामा दौर में हुआ था। वो जब आए तो उनका फॉरेन पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट मौजूद नहीं था। वो सिर्फ अमेरिका के अंदर सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे। वो अमेरिका के अंदर ड्रग्स को लीगलाइज करना चाहते थे। माशी बेरा, रवि, गेज, लिस्बियन को प्रमोट करना चाहते थे और उसी पे वो करते रहे। अब उसके बाद ये हुआ कि जब ओबामा साहब आए तो पुतिन, दूसरी साइड में अगर पुतिन को देखा जाए तो पुतिन साहब केजीबी के ट्रेंड हैं और बहुत मंझे हुए एक मिलिट्री ऑफिसर भी रहे हैं और मैं समझता हूँ सियासतदान भी हैं। उन्होंने और चाइना ने कैलकुलेट कर लिया कि अमेरिका इज ऑन अ बैकफुट। उनकी लीडरशिप जो है वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है। अब वो जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सोशलिज्म में इंटरेस्टेड है। उन्होंने उसका मुजाहरा कहाँ किया? उन्होंने उसका सबसे पहला मुजाहरा सीरिया में किया और वहाँ ओबामा अपने दौर के अंदर सिर्फ रेड लाइन ड्रा करते रहे, लेकिन रशिया को रोक ना सके और रशिया ने वहाँ पर जाके नेवल बेस बना ली।
और आज भी हाफिजुल असद के जो असदुल असद हैं वो वहां पे ताकतवर हैं, वो अपना गवर्नमेंट उनके हाथ में। पहला ये हुआ। उसके बाद क्रीमिया में रशिया ने अपने मसल फ्लेक्स किए। चाइना ने स्टडी की जब ओबामा साहब की, तो उन्होंने देखा कि बंदा कमजोर है, तो उन्होंने साउथ चाइना सी के जाके अंदर अपनी आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के उसके ऊपर बैरकें बना ली। पहले अदवार में देखा जाए तो साउथ चाइना सी में अमेरिकन एक शिप कैरियर खड़ा होता था जो चाइना के ऊपर उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखता था। ओबामा साहब ने उसको वापस बुला लिया था और कई आर्मी बेसिस जो थी अमेरिका ने वो जो लीज पे ली थी कई ममालिक में, वो वहां पे उन्होंने बंद की और चाइना ने उनको दोबारा लीज करके वहां पे अपनी आर्मी बेसिस बना ली। अब आजकल क्या है, ओबामा साहब तो अपनी 2 टर्म में करके चले गए। उसके बाद ये हुआ कि बाइडन साहब आए। बाइडन साहब अपनी एज के उस स्टेज पर हैं कि अगर देखा जाए तो यहां पे कहा जाता है कि ओबामा, अभी बाइडन साहब को ये नहीं पता होगा कि वो सेनेटर हैं या प्रेसिडेंट हैं। वो बेचारे बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके हैं। और दूसरा, आधा मुल्क ये समझता है कि पिछले इलेक्शन जो हैं उनसे चोरी किए गए। तो बाइडन साहब को समझा जाता है कि वो आधे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, आधा मुल्क उनको प्रेसिडेंट नहीं समझता। तीसरी बात उसमें यह थी कि इस टर्म में क्योंकि बाइडन साहब कमजोर हैं, तो ओबामा साहब की 3rd टर्म समझा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये किया कि एक तो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब के साथ, इन्होंने वही लोग जो ओबामा दौर के एडवाइजर थे जिन्होंने ओबामा साहब ने अपनी कैबिनेट में या वाशिंगटन डीसी में अपॉइंट किया था, ये उन्हीं लोगों को लेकर आ गए। उन्हीं लोगों में से एक टोनी बिल्कन है जो इस वक्त वजीर खारजा हैं अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब और इन्होंने ईरान की डील भी इन्होंने बनाई थी। तो जब ये ओबामा दौर के लोग वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं तो पुतिन और चाइना को पता है कि ये कमजोर लोग हैं, ये जंग नहीं करेंगे, ये सोशलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, तो उन्हें एक खुली छूटी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दूसरा पॉइंट जो मैं इसमें कहूंगा कि इसका अगले दिन बाइडन साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने खुद उसमें कहा कि अगर रशिया इन्वेड करता है तो हम देखेंगे माइनर इन्वेजन है या मेजर इन्वेजन है। इन्वेजन एक तरफ की 1 इंच की भी इन्वेजन होती है। इन्होंने कहा कि उसका मजाक उड़ाया, बल्कि यूक्रेन के सियासतदानों ने भी, कि सुपर पावर इस तरह की स्टेटमेंटें नहीं देती। दर हकीकत उन्होंने रशिया को सिग्नल दिया कि आप अब जो ग्रीन सिग्नल दिया कि आप जो मर्जी कर लें, हम मर्दे बीमार हैं, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वहां रशिया क्या करता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इस वक्त यूरोप को जो जितनी गैस आ रही है वो रशिया से आ रही है, और इस वजह से यूरोप जो है वो अमेरिका का साथ नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से ये सर छुपा के भागे, वहां से ये शिकस्त खा के भागे, इनके अमेरिकन एलाइज इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं। वो अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि हम किसी भी इंटरनेशनल जंग में, कॉन्फ्लिक्ट में गए तो अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट मैं ये दूंगा कि इन हालात में ना सिर्फ यूक्रेन में अमेरिका जो है वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि ताइवान में चाइना जो है वो ताइवान को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत भी अमेरिका नहीं रखता। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले फिलिपाइन में अपनी नेवल एक्सरसाइज की। उसके बाद तकरीबन 35 चाइनीज फाइटर जहाज़ों ने ताइवान के ऊपर फ्लाइट ली है और उन्होंने वहां पे अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। ताइवान के ऊपर इस वक्त चाइनीज तैयारे मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं। अमेरिका मर्दे बीमार है, इंटरनल इश्यूज हैं, कोविड की वजह से यहाँ पे इकानमी खराब हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के हालात खराब हैं, सोशलिस्ट एजेंडा जोरों पर है, बॉर्डर खुले हैं, इमिग्रेशन कोलैप्स हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसके माथे पे कोई बल नहीं है। बल्कि अफसोसनाक बात है, इस साल की वाहिद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बाइडन साहब आए, उनको पता है कि अगले इलेक्शन में उन्होंने हार जाना है। ये पहली दफा मैंने देखा है कि इलेक्शन 2022 में अभी हुआ नहीं, लेकिन बाइडन साहब ने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वो रेग इलेक्शन होगा, वो उसको इलेक्शन को नहीं मानेंगे। आपने कभी ये सुना है कि इलेक्शन होने से पहले ही उसको आप कह दें कि ये गलत इलेक्शन है? तो ये यहाँ पे अमेरिका की सियासी हालात ये हैं, इनमें आप अंदाजा लगा लें कि आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त जमहूरियत है। 2 चीजें मैं ये कहूंगा कि अमेरिका में जमहूरियत के हालात ये हैं कि अमेरिका को एक समिट करना पड़ी, दुनिया को बताना पड़ा कि वी आर स्टिल डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरी बात यह है कि अगले दिन यहाँ सोशलिज्म इतने जोरों पर है
कि बाइडन साहब ने इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ा कि आई एम नॉट सोशलिस्ट। जब आपको एक्सप्लेन करना पड़े आई एम नॉट सोशलिस्ट, इट मीन्स यू आर सोशलिस्ट। तो ये हालात हैं। तो इन हालात में अमेरिका आप देखें किस साइड पे जाता है। जो अशद ज़रूरत है इस वक्त अमेरिका को, वो अपने इलेक्शन सिस्टम में लोगों का एतमाद बहाल करना, लोगों को इस वक्त मिडिल ग्राउंड में आना। मिडिल ग्राउंड आने से मुराद है कि सोशलिज्म को छोड़ के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के मिडिल ग्राउंड्स पे आए। इस वक्त अमेरिका इज रूल्ड बाय द रजीम विच इज फार लेफ्ट, कंप्लीटली सोशलिस्ट। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखें आने वाले हालात, 2022 में इलेक्शन होंगे, उसमें रिपब्लिकन कितनी सीटें जीतते हैं उस पर डिपेंड करता है। 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें दोबारा प्रेसिडेंट कौन बनता है। मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है पावर का और लीडरशिप का। और इस वक्त पहले कहा जाता था कि अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, लेकिन जब सुपर पावर होती है तो उसके साथ उसकी कई जिम्मेदारियां होती हैं। वो दुनिया में उसने ताकत का बैलेंस बराबर करना होता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका दुनिया के बैलेंस को खराब कर चुका है और इस वक्त रशिया और चाइना अपनी मनमानी कर रहे हैं और करते रहेंगे तब तक जब तक अमेरिका के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं आती। अच्छा साजिद साहब, मेरा क्वेश्चन अगला होगा पाकिस्तान के हवाले से। कुछ दिन पहले मरी में जो इंदोनाक एक वाकया पेश आया उसके हवाले से भी बात करूंगी कि तैयब गोंदल जो वहाँ पे जिसने वो सारा रिपोर्ट किया और नवीद का जो कज़न बताया जा रहा है उसके खिलाफ FIA ने एक FIR काटी और फिर उसको हिरासत में भी ले लिया और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है। और अब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने किसी को गलत वीडियोस भेजी हैं जिसके ऊपर तहकीकात भी चल रही हैं। FIA के पास रिसोर्सेज क्या हैं ये सबको पता है, किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। मैं चाहूँगी इसके ऊपर भी आप ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि नवीद ने एक निशानदेही की कि यहाँ पे हमारे साथ क्या हालात हैं, हमें एड नहीं मिल रही है, हमें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान में एक सामने आ रहा है पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कि तैयब गोंदल के खिलाफ रिवेंज के तौर पे ये कार्रवाई की जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं पर्सनली इस चीज़ को कंडेम करना चाहता था। उसकी वजह यह है कि पहले भी जो आवाज़ उठती है उसको बंद कर दिया जाता है, ये सलूशन नहीं है। हामिद मीर साहब को निशाने इबरत बना दिया गया है, ये हल नहीं है। बल्कि देखें हामिद मीर साहब को इन्होंने एक चैनल से बंद किया है लेकिन अब वो वाशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं। आपने उनके लिए अच्छा हुआ, मैं समझता हूँ वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है वाशिंगटन पोस्ट, जिसमें लिखते हैं। उनकी आवाज़ सिर्फ पहले पाकिस्तान में सुनी जाती थी, अब पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में ये एक फैशन बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है कि जो आवाज़ आपको पसंद नहीं आती, कैंसल कल्चर है, उनको उठा लिया जाता है, बोरियों में उनकी लाशें मिलती हैं। और ये वही मीडिया, मैं समझता हूँ मीडिया परवेज़ मुशर्रफ दौर में इतना आज़ाद था जितना आज से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आज का जो रजीम है, आजकल के जो लोग हैं, ये मीडिया के कंधे पे चढ़ के आए थे। और आज आप हालात देख लें, एक ऐसा खानदान जिनके 8 अफराद जो हैं वो मर चुके हैं, अब उनके ऊपर FIA का केस है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद की एक मॉरल ड्यूटी है कि इसको क्लैरिफाई करें। इस वक्त कंफ्यूजन है, लोग, मेरी हमदर्दी है उन लोगों के साथ जिनके, आप 1 मिनट के लिए जरा उन लोगों के जूतों में पांव डालें जिनके घर से 8 जनाजे उठे हैं और आज उनके ऊपर FIA का केस दर्ज कर लिया गया है। जरा 1 मिनट के लिए उनके बारे में सोचें। साजिद साहब, आज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी हमारे एक निजी टीवी हैं कैपिटल टीवी, उनके क्राइम रिपोर्टर को 6 गोलियां मारी गई हैं जो मौके पे ही जाँ बहक हो गए, ऑन ड्यूटी थे। और कुछ दिन पहले आपको पता है कि लाहौर में जो दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ उसकी CCTV फुटेज नहीं मिल सकी क्योंकि सिक्योरिटी कैमरास जो लगाए गए हैं वो खराब थे। देखिए शाज़िया, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के हिसाब से करोड़ों के हिसाब से ठेकों में लोग कैमरों में पैसे बनाते हैं, सारी चीजें। कैमरे तो आपके इस्लामाबाद में भी काम नहीं करते। आपके जो सेफ सिटी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपके भी कैमरे, आज तक जब भी कोई जुर्म होता है पाकिस्तान में कैमरे देखे जाते हैं तो कैमरे बंद होते हैं। लेकिन मेरी फीलिंग्स हैं हर उस जर्नलिस्ट के साथ जिसको इबरत का निशाना बनाया जाता है, जिसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है। बल्कि ये सोल्यूशन नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। बल्कि मैं समझता हूं कि जब भी आवाज बंद की जाती है उसके पीछे अपनी परफॉर्मेंस या किसी चोरी को छुपाने का अंदिया होता है या उसका कोई वजह ऐसी होती है।
लेकिन आज मैं बिलखसूस आज अपने सेगमेंट में ये कहना चाहूंगा, बल्कि मुझे तकलीफ हुई इस बात की कि उनके 8 जनाजे उनके घर से उठे हैं और आज उनके ऊपर FIA का केस है। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है इस वक्त आपकी लीडरशिप की, अगर कोई है तो कोई इसको क्लैरिफाई करें कि गोंदल साहब के ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर FIR काटी और किस जुर्म में उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं इस 21वीं सदी में। कि मैं इसको कंडेम करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल, मुझे दुख हुआ ये बात सुनकर, बल्कि मैंने अपील सुनी गोंदल साहब की सिस्टर ने जिस तरीके से उन्होंने रो के अपनी अपील की कौम के सामने कि देखें कि हमारे घर से 8 जनाजे उठे और हमें फिर अब इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं हम पे। ये आज 21वीं सदी में ये ज्यादती है। मैं इसको वाशिंगटन DC से यहाँ से कंडेम करूँगा, लोगों से इल्तिमास करूँगा कि इसको क्लैरिफाई करें, उनमें दुख, उनके साथ दुख के, उनमें शरीक हों उनके दुख के साथ। और यही एक वजह है जो वादे करके आए थे रियासत मदीना के, और जो करके ये इनके सारे जिस पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है वो उसके दौर में ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? अगली पार्टी का नाम क्या होगा अगली पार्टी का नाम? आगे कौन आगे लीड करेगा? यही एक सवालिया निशान है। और मैं उसी मर्द मोमन का मुतलाशी हूँ, उसी इंसान का मुतलाशी हूँ जो आए और हम सबको लीड करे, हमारी मेरे मादरे मिलत के सर पे चादर रखे, हमें सुकून दे, हमें बताए कि आओ मैं तुम्हें रेस्क्यू करूँगा, आओ फिर दोबारा पाकिस्तान बनाए। मैं बार बार ये कहता हूँ, खासकर आप शुक्र करें आपके पास पाकिस्तान मौजूद है। आप अब 7 पड़ोसी 25 करोड़ इंडियन मुसलमानों की ज़िंदगियों के बारे में देखें, वहाँ पे किस तरीके से मुसलमान बच्चियों की ऑक्शन की वेबसाइट्स बनी हैं, वहाँ पे किस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर की, यूपी के चीफ मिनिस्टर की बात मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर हम इलेक्शन जीते तो हम कब्रस्तानों से मुसलमान ख़वातीन की लाशें निकाल के रेप करेंगे। तो खुदारा अगर आपको अगर पाकिस्तान दिया गया है तो उसकी कदर करें, एक प्राउड पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, और आए मिल के पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बचाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर रखे। जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने आज बड़ा ज़बरदस्त अपना तज्जिया दिया सदारती निज़ाम के हवाले से भी, अमेरिका के जो आज के हालात हैं उस हवाले से भी, और जिस तरह से पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन चल रहा है उसके ऊपर भी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।